हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सीटेट एंड टेट सेट 4। इससे पहले हम सेट 3 करा चुके हैं। आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। भाषा हिंदी खंड का है सिलेबस बोधगम्यता, यानी बोधगम्यता से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद देंगे जिसमें एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। पद में कोई कविता दे देंगे, उसे पढ़कर उसी से आपको आंसर निकालना है। खंड खा है। खंड खा से क्या आता है तो भाषा विकास का अध्यापन। 5 प्रश्न होंगे, यानी अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, कौशल, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपराचात्मक अध्यापन। यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है तो सबसे पहले बोलना सीखता है, फिर सुनना, फिर पढ़ना, इसके बाद वो लिखना सीखता है। अध्यापन सामग्री, यानी एक बच्चे को अध्यापन सामग्री क्या क्या मिलनी चाहिए, यानी उसके पास पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। मल्टीमीडिया, यानी यदि वो मल्टीमीडिया का यूज़ करता है तो मल्टीमीडिया यानी उससे संबंधित चित्र वगैरह सामग्री, यानी कक्षा का बहुभाषी संसाधन, यानी कक्षा में बहुत से संसाधन होने चाहिए। उपचारात्मक अध्यापन, यानी बच्चा में जो भी त्रुटियां हैं तो उसका मूल्यांकन करके अध्यापक को उसमें उसका उपचार करना चाहिए। उपचारात्मक अध्यापन। अब है प्रश्न एक है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। ए हेतु, बी लक्ष्य ए हेतु, बी लक्ष्य, सी उद्देश्य या फिर डी नियोजन। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है डी नियोजन। नियोजन प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द है तो हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, ये क्या है तो ये तीनों प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं। नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करने की क्रिया या सेवा योजना। सेवा योजन, यानी नियोजन का अर्थ है नियुक्त करने की क्रिया या सेवा योजन। प्रश्न 2 है। रिजु का विलोम शब्द है। रिजु का विलोम शब्द है ए त्रिकोण, बी सरल, सी सीधा या फिर डी वक्र। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। एग्जाम सीटेट का एग्जाम है फरवरी में संभावित 8 फरवरी को होने वाला है। उसी का ये प्रैक्टिस सेट है PYQ। हम आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। आप लोग चैनल को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रिजु का विलोम शब्द है ए त्रिकोण, बी सरल, सी सीधा या फिर डी वक्र। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो रिजु का सही ऑप्शन है डी वक्र, यानी रिजु का सही ऑप्शन है वक्र। यानी रिजु का होता है, रिजु का अर्थ है सीधा, रिजु का अर्थ है सीधा और वक्र का है टेढ़ा। वक्र का अर्थ है टेढ़ा। इस प्रकार दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। अन्य विकल्पों में त्रिकोण का होगा खटकोण, त्रिकोण का होगा खटकोण, खटकोण। सरल का होगा कठिन, सरल का क्या होगा तो सरल का होगा कठिन। सीधा का क्या होगा तो सीधा का होगा उल्टा, क्या होगा तो उल्टा।
सीधा का होगा उल्टा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ए दूसरा क्रमवाचक, बी ढाई अपूर्ण बोधक अपूर्णांक बोधक, या फिर सी 26 पूर्णांक बोधक, या फिर डी वह नौका विशेषण नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, यानी अशुद्ध बताया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, बल्कि वह नौकर विशेषण है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, अशुद्ध विशेषण निर्देश है, यानी ये गलत है, क्योंकि वह नौकर सार्वनामिक विशेषण है। तो वह नौकर कैसा विशेषण है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के एक विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, ऐसा, वैसा इत्यादि ये सर्वनाम है। जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। प्रश्न 4 है, आप भला तो जग भला। प्रश्न 4 है, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ए अनिश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, या फिर डी प्रश्नवाचक। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बी निजवाचक। आप भला तो जग भला, यानी आप भला तो जग भला, आप यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ स्वयं के लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है, यानी वक्ता या लेखक अपने लिए जहाँ आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, यानी वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भले तो जग भला, यहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं अर्थात अपने लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न किया जाता है, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन, कहाँ जा रहे हो, कौन आया है। अनिश्चय है, यानी किसी वस्तु का निश्चित ना होना, यानी संख्या में कितने छात्र हैं ये निश्चित नहीं है कि कितने छात्र हैं। संबंधवाचक यानी का की के ये चिन्ह है, संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कोई सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कढ़ी, बी चील, सी संतान, या फिर डी सरसों। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो सही ऑप्शन है सी संतान। संतान क्या है? तो संतान पुल्लिंग है। जैसे बैल, लड़का, घोड़ा, पेड़, नगर आदि ये शब्द क्या होते हैं? तो ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। जबकि चील, कढ़ी और सरसों ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न 6 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण, बी मधुकलश मधुबाला मधुशाला निशा निमंत्रण, या फिर सी मधुबाला मधुशाला निशा निमंत्रण मधुकलश, या फिर डी निशा निमंत्रण मधुबाला मधुशाला, या फिर मधुशाला। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम है ए। क्या है? तो ए मधुशाला। 1935 की रचना है। कब की है? तो 1935 की है। मधुबाला 1936 की रचना है। कब की है? तो 1936। और मधुकलश 1937 की रचना है। कब की है? तो 1937। निशा निमंत्रण 1938 की रचना है। कब की है? तो 1938 की रचना है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 7 है, सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1893 में, काशी नागरिक प्रचारणी का प्रकाशन वर्ष 1918, या फिर सी है राष्ट्रभाषा प्रचार वर्ष 1910, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा वर्ष 1910। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका ये
वर्ष 1910 का है। क्या है तो 1910। बी काशी नागरिक प्रचारणी तो 1893 में इसकी स्थापना की गई। काशी नागरिक प्रचारणी की स्थापना 1893 में की गई। फिर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई। तो सही ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो अब हम कूट भाषा की तरफ रुक करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 3, 1, 2। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी ए का 3, बी का 1 और सी का 2, जैसा कि हमने अभी टिक किया है। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है तुलसीदास के रचनाकार हैं। प्लस प्रश्न 8 है तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। ए केशवदास, बी महादेवी वर्मा, फिर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। केशवदास की रचना है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, महादेवी वर्मा की यामा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, रामविलास शर्मा की है निराला की साहित्य साधना। ए रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। देखिए रचनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 9 है अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो आप लोग बताइए। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? ए प्रभा खेतान, प्रभा खेतान, या क्या है तो प्रभा खेतान। बी मन्नू भंडारी, बी मन्नू भंडारी, सी उषा प्रेमोदा, या फिर डी सुषम बेदी। तो अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अन्य से अनन्या, तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रभा खेतान। ए किसकी रचना है? तो ये रचना प्रभा खेतान की है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो प्रभा खेतान की रचना है। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है ये? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ए दादू, बी कबीर, सी रैदास, या फिर डी नानक। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन है सी रैदास। क्या है तो इसका सही ऑप्शन है सी रैदास की ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रैदास की हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां रैदास की हैं। उनकी यह चौपाई भजन के रूप में प्रचलित है। किसमें है? तो यह भजन के रूप में प्रचलित है। इस पंक्ति में कवि ने स्वयं को पानी तथा प्रभु को चंदन माना है, तथा प्रभु को क्या माना है? तो प्रभु को चंदन माना है। यहाँ प्रभु की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। क्या हो रही है? तो प्रभु की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। प्रश्न 11 है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे 3 डेज, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार सीटेट के प्रैक्टिस सेट, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यूपी टीजीटी, पीजीटी, हिंदी के जितने भी एग्जाम हैं वो सेट लाते रहेंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ऐसे सेट हम लाते रहेंगे। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृत्यवाच्य, फिर डी उभयवाच्य। तो इसका सही ऑप्शन है सी कृत्यवाच्य, यानी राम आम खाता है यानी राम स्वयं करता है, वह राम ही आम खा रहा है, यानी करता ही कार्य कर रहा है। जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्राधान्य संबंध कर्ता से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। कृत्यवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? तो कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्ता क्या करता है? जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम कर्ता की प्रधानता है, राम कर्ता की प्रधानता है तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है, यानी राम खाता है। ये तो राम पुल्लिंग है तो यहाँ खाता आएगा, ना कि खाती आएगा।
राम आम खाता है, इसका सही ऑप्शन है सी, कृतिवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। प्रश्न 12 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष या फिर डी उत्प्रेक्षा। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियां कबीर दास की हैं। इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई अर्थ निकलते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। कितने में किया गया है? तो 3 अर्थों में किया गया है। 3 अर्थों में किया गया है। यानी मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान, मोती के संदर्भ में चमक का कांति, यानी आटे के संदर्भ में जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। क्या है? तो इसमें श्लेष अलंकार। मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान, यानी आत्मसम्मान होना चाहिए। मोती के संदर्भ में चमक, यानी मोती जैसी चमक होनी चाहिए। चमक या कांति, यानी आटे के संदर्भ में, यानी जल, आटे को गूंधा जाता है तो किससे? जल से ही गूंधा जाता है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ श्लेष अलंकार है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए चांद, बी अंगना, सी अंक या फिर डी आंख। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी अंगना। इसका सही ऑप्शन है बी अंगना। इसका सही ऑप्शन है बी अंगना। अंगना शुद्ध शब्द है, इसका अर्थ है सुंदर अंगों वाली स्त्री, यानी अंगना शुद्ध शब्द है, इसका अर्थ है सुंदर अंगों वाली स्त्री। सुंदर अंगों वाली स्त्री। सुंदर अंगों वाली स्त्री। अन्य विकल्पों में चांद का यहाँ क्या होगा? तो चांद बिंदी लगेगी, चांद होगा। अंक का चांद बिंदी नहीं होगी बल्कि अंक की बिंदी लगेगी, अंक होगा। आंख का होगा चांद बिंदी लगेगी आंख में तो आंख बनेगा, आंख। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए सन्निधि, समनिधि, बी सन्निधि या फिर डी सन्निधि या फिर डी सन्निधि। तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी सन्निधि। सही वर्तनी वाला शब्द है सी सन्निधि। जहां व्याख्या करनी होती है हम वहां व्याख्या कर देते हैं। प्रश्न 15 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है ए समय व अवधि पर, बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या फिर डी समस्याओं के कारणों की सही जानकारी पर। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, यानी बच्चे में क्या कमी है ये किससे सिद्ध हो सकता है? तो यह उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, यानी इसका सही ऑप्शन है डी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, यानी बच्चे में क्या क्या समस्याएं हैं उनकी पहचान करना, पहचान करके निराकरण करना। सी 16, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है?
ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक या फिर डी संप्रदान कारक। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। घोंसले में चिड़िया है, यानी क्या बता रहा है, घोंसले में चिड़िया है में कारक कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है सी अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग यानी कारण चिन्ह है में पर, यानी अधिकरण के कारक चिन्ह है में और पर, में और पर, ये अधिकरण के चिन्ह है। जैसे घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में अधिकरण कारक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी संप्रदान कारक, यानी अलग होना, अलग होना। संबंध का, की, के, रा, री, रे, संप्रदान यानी के लिए का प्रयोग किया जाता है। निर्देश, अब निर्देश है, पढ़ेंगे। प्रश्न 17 से 18 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। गांधी जी ने क्या कर दिया, तो अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब प्रश्न है, इससे प्रश्न बनेगा, नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। ए सांप्रदायिकता तक, बी राजनीतिक क्षेत्र तक, या फिर सी धर्म तक, या फिर डी आत्मा तक। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी राजनीतिक क्षेत्र तक। क्या है, तो राजनीतिक क्षेत्र तक। गद्यांश से यह स्पष्ट हो गया है कि आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। कहाँ सीमित हो चुके हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। प्रश्न 18 है, उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। जन सेवा और आध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, सी राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या फिर डी ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बी राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्व को। गद्यांश की आरंभिक पंक्ति में कहा गया है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यहीं पर वाद की विशेषता है। अतः गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक बताया गया है। क्या बताया गया है, तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। प्रश्न 19 है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ए रागे राघव। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ए रागे राघव, बी धर्मवीर भारती, सी नागार्जुन, फिर डी भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं, इसका सही ऑप्शन है बी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य रचना है ठेले पर हिमालय। कनुप्रिया के रचनाकार हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी धर्मवीर भारती। यह एक खंड काव्य है। यह क्या है, तो कनुप्रिया एक खंड काव्य है जिसका प्रथम संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ तथा इसके 10 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने, तो 10 से अधिक संस्करण
प्रकाशित हो चुके हैं। इस रचना में धर्मवीर भारती ने नारी अंतर्मन की एक परत खोलकर रख दी है। इसमें नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण हुआ है। किसमें? कनप्रिया में। तो कनप्रिया किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। इसका प्रथम संस्करण कब आया? तो 1959 ईस्वी में आया। कब आया? तो 1959 ईस्वी में। प्रश्न 20 है, प्लुत स्वर का स्वर कौन सा? प्लुत स्वर कौन सा है? ए ओम, बी औम, सी ओम या फिर डी ओम। यानी प्लुत स्वर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ओम। इसका सही ऑप्शन है ए ओम। ओम प्लुत स्वर है ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जा सकता है। जैसे राम, राम जिसे दूर है तो उसे बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? राम, ओम। ये क्या है? तो ये प्लुत स्वर है। प्रश्न 21 है, प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ए खेत, बी त्रिकुटी, सी नाथ, डी प्रभु। तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही ऑप्शन है ए खेत। खेत का क्या होगा? तो खेत का होगा क्षेत्र। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर है, बच्चा, फूल आदि। प्रश्न मोर, बच्चा, फूल आदि। खेत तद्भव है जिसका तत्सम होता है क्षेत्र। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए लाश, बी धड़ाम, सी पतलून या फिर डी औरत। या फिर डी औरत। कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सही शब्द है बी धड़ाम। धड़ाम क्या है? तो धड़ाम देशज शब्द है। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं के लिए गए हैं। देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे लुटिया है, डिबिया है, घरौंदा है, धड़ाम है आदि। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। लाश क्या है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। पतलून पुर्तगाली, पतलून पुर्तगाली का शब्द है। औरत, औरत अरबी का शब्द है। औरत अरबी का शब्द है। प्रश्न 23 है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल ए मिथ्या आडंबर, बी अयोग्य व्यक्ति के अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, सी योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना या फिर डी अधिक पाने का लालच करना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ है। इसका सही ऑप्शन है बी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। प्रश्न 24 है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ए ऋक प्लस वेद, बी रि प्लस वेद या फिर सी ऋग प्लस वेद या फिर डी रि प्लस गवेद। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद का सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद। यानी ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋग प्लस वेद। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है? तो यह व्यंजन या क्या है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न 25 है, आप बीती शब्द में समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी द्विगु समास। तो आप बीती में समास है तो इसका सही ऑप्शन है सी तत्पुरुष समास। क्या है? तो तत्पुरुष समास। आप बीती यानी जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। जैसे आप बीती, इसका समास विग्रह होगा आप यानी स्वयं पर बीती।
यहाँ पूर्व पद आप गौड़ है, यानी आप बीती, आप गौड़ है, तथा उत्तर पद बीती प्रधान है। दोनों पदों के मध्य पर परसर्ग का लोप होने के कारण यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। प्रश्न 26 है। निर्देश प्रश्न संख्या 26 और 27 दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। वरदंड की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। यानी वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, ये लोचन की किसके लिए हैं? तो पंक्तियां श्री कृष्ण के ऊपर कही गई हैं। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की यानी वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, यानी श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो जब भी अपने होंठ खोलते हैं, यानी अधराधर पल्लव लोचन की, अपने होंठ खोलते हैं तो उनके जो दांत हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेघ चमक रहा है। चपला चमके घन बीच जगह, यानी बादलों में जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार जब वो अपने श्री कृष्ण अपने होंठ को खोलते हैं तो उनके दांत मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। घुंघराले लटे लटके मुखों पर, उनके बाल घुंघराले, उनके श्री कृष्ण के घुंघराले बाल उनके मुख के ऊपर लटक रहे हैं। ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, और उनके बड़े और जो कुंडल पहने हुए हैं वे अति सुशोभित हो रहे हैं। न्योछावर प्राण करें तुलसी, तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की, यानी तुलसीदास कहते हैं मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं। इन तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं और श्री कृष्ण पर बलि जाऊं लला इन बोलन की, यानी उनकी बोलने की भाषा इतनी शुद्ध है। प्रश्न 26 है। इस गद्यांश में कौन सा रस है? इस गद्यांश में कौन सा रस है? ए वात्सल्य, बी करुण, सी शांत, या फिर डी श्रृंगार। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। क्या है? तो इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता की सौंदर्य एवं ममता के भाव से है। किससे है? तो ममता के भाव से है। तुलसीदास ने राम के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन वात्सल्य पूर्वक किया है। किसमें किया है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण नहीं बल्कि राम थे, यानी उन्हीं के समान श्री कृष्ण के भी बाल घुंघराले, और जब वे हंसते थे तो उनके दांत मोतियों के समान चमकते थे। वात्सल्य पूर्ण वर्णन किया है। उनके राम के प्रति तुलसी का प्रेम भाव उजागर हो रहा है। क्या हो रहा है? राम के प्रति तुलसीदास का प्रेम भाव उजागर हो रहा है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। उपरोक्त पद किस कवि का है? यानी उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वह किस कवि की हैं? ए सूरदास, बी जायसी, सी कबीर, या फिर डी तुलसीदास। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी तुलसीदास। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो उपरोक्त पंक्तियां तुलसीदास की हैं। प्रश्न 28 है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्या है? तो शुद्ध है। स दंत, स मूर्धन्य, या फिर ख खटकोड़ वाला ख है, तालब, या फिर चा कंठ है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है सा दंत, यानी लसज। दंत में क्या आता था? लसज दंत है। तालव्य में चा छा जा झा इया, कंठ में का खा गा घा, मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए दंत मूर्धन्य दंत ध्वनियां हैं। प्रश्न 29 है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? ए, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। सी, विसर्ग कंठ वर्ण है। या फिर डी, छ संयुक्त व्यंजन है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया? तो अशुद्ध पूछा गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, एक गलत है, यानी इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और महाप्राण ध्वनि होता है। क्या होता है? तो दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण ध्वनि होता है। जैसे खा है, घा है, झा और ठा, ढा आदि। झा चा के बाद झा, फिर झा, ठा और ढा आदि, ये क्या है? तो महाप्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी अशुद्ध पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 30 है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी अशुद्ध विकल्प पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, कर्ता, बी, पुल्लिंग, सी, एकवचन, या फिर डी, बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, अशुद्ध है डी, बहुवचन। इसका विकल्प अशुद्ध है डी, बहुवचन। यानी मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द का कर्ता पुरुष तथा बहुवचन में बहु विकल्प प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ? तो लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन तथा एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इस संदर्भ में बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी लड़के यानी कर्ता एक ही है, लड़का, पुल्लिंग तथा एक वचन में प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ? तो एक वचन में प्रयोग हुआ है, ना कि बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बहुवचन। एक गलत ऑप्शन है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इसे सपोर्ट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारी सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।